हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज इस क्लास में हम सभी जर्नल एंट्री ऑफ इम्पॉर्टेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन विथ एक्सप्लेनेशन यानी ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। और इसमें हम सभी जितने भी 10th ट्रांजेक्शन हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था उसके बाद सारे ट्रांजेक्शन्स को आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ओके, यानी कि इस लेक्चर में आज हम सभी और दूसरे ट्रांजेक्शन्स को समझेंगे, ठीक है, जो कि आपको फेस करने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको जो हमारा 10th नंबर का ट्रांजेक्शन था उसमें मैंने आपको बताया था रमेश पेड एन एडवांस ऑफ 30,000 टुगेदर विथ एन ऑर्डर ऑफ 50,000 फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। इसका मतलब ये है कि रमेश जो है वो एडवांस पे किया है कितना 30,000 और उसके साथ में ही उसने 50,000 रुपए का ऑर्डर भी दिया है। ठीक है, यानी कि रमेश जो है वो बिजनेस को बोलता है कि आप 50,000 रुपए आप मुझे 50,000 रुपए का गुड्स दे दो और 30,000 उसी टाइम पे वो पेड कर देता है ऑर्डर देने के टाइम पे ही, तो वो हमारा एडवांस हो गया। तो इसका एंट्री मैंने आपको बताया था कि इसमें दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं। एक तो आपका है कैश अकाउंट एंड दूसरा है जो वो है एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम रमेश अकाउंट। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैश जो है वो हमारा रियल है और ये नॉमिनल है। ठीक है, और रियल का रूल कहता है कि जो आता है उसे डेबिट करते हैं। तो कैश आ रहा है तो इसे हम डेबिट किए थे और एडवांस रिसीव हुआ था तो इसे हम क्रेडिट किए थे। मतलब क्योंकि ये नॉमिनल है और ये इनकम हुआ है और इनकम को हम क्रेडिट में दिखाते हैं नॉमिनल के रूल से, तो हम इसे क्रेडिट में दिखाए थे। ठीक है, तो ये उस टाइम पे हमने जो ट्रांजेक्शन किया था वो है। ठीक है, मैं इसके बाद जो आपको ट्रांजेक्शन टाइप बताने वाली हूँ जो हमारा 11 नंबर होगा वो इसी से रिलेटेड होगा, इसलिए मैं इसे आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो एंट्री तैयार हुआ था वो हुआ था कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम रमेश, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम रमेश अकाउंट। ओके, और हमने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया था 30,000 एंड 30,000। नरेशन हमारा था बीइंग एडवांस रिसीव्ड, हमारा नरेशन था। ठीक है, तो यहाँ पे अब 11 नंबर का जो ट्रांजेक्शन है वो इसी से रिलेटेड है। और 11th नंबर में ट्रांजेक्शन में क्या है चलिए हम अभी देखते हैं। हाँ, तो 11th नंबर में हमारा दिया हुआ है गुड्स वैल्यूड 50,000 सप्लाइड टू रमेश अगेंस्ट प्रीवियस ऑर्डर एंड अमाउंट ऑफ एडवांस रिसीव्ड। इट मीन्स कि रमेश से जो एडवांस प्राप्त हुआ था और उसने जो ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर को पूरा कर लिया गया है। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि रमेश से जो एडवांस प्राप्त हुआ था और एडवांस के साथ में जो ऑर्डर मिला था उसके बदले में 50,000 का जो गुड्स है वो रमेश को सेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 50,000 का गुड्स रमेश को सेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पहले हम ध्यान दें कि जो एडवांस हमारा रिसीव हुआ था उसके लिए हमने एडवांस फ्रॉम रमेश अकाउंट खोला था। तो एडवांस तो हमने रिसीव कर लिया था, उस टाइम हमने गुड्स को नहीं भेजा था। ठीक है, तो यहाँ पे एडवांस हमारा रिसीव हो गया था। तो यहाँ एडवांस हमारा लायबिलिटी होता है, जैसे कि मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से भी सॉल्व करके बताया था कि एडवांस जो है वो हमारा लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी बढ़ता है तो उसे क्रेडिट में दिखाते हैं। लेकिन अगर लायबिलिटी कम हो गया हो तो क्या करते हैं? तो अगर लायबिलिटी कम हो गया है तो उसे हम डेबिट में दिखाते हैं। और अगर एडवांस हमें मिला है और उस एडवांस के बदले में हमने काम को कर लिया है तो हमारा जो है एडवांस वाला लायबिलिटी वो खत्म हो जाता है। तो इसे हम खत्म कर देंगे, क्योंकि सबसे पहला तो इसे हम खत्म करेंगे। तो हमारा यहाँ पे एक एंट्री जो यहाँ पे हम एडवांस रिसीव किए थे उसे हमें खत्म करना है, क्योंकि हमने एडवांस के बदले में गुड्स को भेज दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बस इसको रिवर्स कर दिया जाता है। जब भी कोई एंट्री को खत्म करना है तो जब वो क्रेडिट में हो तो उसे डेबिट में शो कर दिया जाता है उसी अमाउंट के साथ, और अगर वो डेबिट में हो तो उसे क्रेडिट में शो कर दिया जाता है उसी अमाउंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डेबिट में सबसे पहले, क्योंकि यहाँ ये क्रेडिट में है तो अब ये हमारा डेबिट में जाएगा क्योंकि ये हमारा खत्म हो रहा है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। तो एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम रमेश अकाउंट डेबिट, ये एक काम हमारा हो गया। अब हम देखते हैं जो गुड्स को भेजा गया। तो यहाँ क्वेश्चन है हमारा गुड्स वैल्यूड 50,000 सप्लाइड टू रमेश अगेंस्ट प्रीवियस ऑर्डर एंड अमाउंट ऑफ
प्रीवियस ऑर्डर एंड अमाउंट ऑफ एडवांस रिसीव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है गुड्स वैल्यूड 50,000 सप्लाइड टू रमेश। तो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन हो गया कि रमेश को जो है वो 50,000 का गुड्स जो है वो भेजा गया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा दो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है? तो यहाँ पे जो दो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है वो है आपका, पहला तो है गुड्स, क्योंकि भेजे हैं गुड्स इसका मतलब कि सेल हुआ है, तो इसे हम सेल्स अकाउंट लेते हैं। ठीक है, और दूसरा है रमेश। ध्यान रहे कि 30,000 अमाउंट जो एडवांस में रिसीव हुआ था वही अमाउंट है। ठीक है, उसके बाद जब गुड्स भेजा गया है तो 20,000 जो रिमेनिंग था वो अभी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए इसे हम क्रेडिट में ही ले रहे हैं। अगर कैश में पेड कर दिया, कैश प्राप्त हो गया होता तो क्वेश्चन में जरूर ऐसा लिखा होता कि कैश जो है वो मिल गया है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं लिखा है, रमेश नेम लिखा है किसी पर्सन का, इसका मतलब कि अभी क्रेडिट में है, उधार में है। तो ये हमारा पर्सनल है। ठीक है, सेल्स यानी कि गुड्स, तो ये हमारा रियल अकाउंट का रूल फॉलो करता है, और रियल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये तो हमारे पास से जा रहा है तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रमेश यहाँ पे रिसीव कर रहा है इसलिए ये हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एंट्री तैयार होता है रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो चलिए इसे हम लिखते हैं। क्लियर, ये एंट्री हमारा तैयार हो गया। तो इसका अब हम नरेशन भी लिख देंगे। तो नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग गुड्स वैल्यूड 50,000 सेंट टू रमेश अगेंस्ट प्रीवियस ऑर्डर एंड अमाउंट ऑफ एडवांस रिसीव्ड। ओके, क्वेश्चन से ही हम बना लेते हैं अपना। बीइंग गुड्स ऑफ 50,000 सेंट टू रमेश अगेंस्ट किसके बदले में? तो पहले जो उसने ऑर्डर दिया था उसके बदले में, और एडवांस जो प्राप्त हुआ था उसके बदले में। ठीक है, तो बीइंग गुड्स ऑफ 50,000 सेंट टू रमेश अगेंस्ट प्रीवियस ऑर्डर एंड अमाउंट ऑफ एडवांस रिसीव्ड। क्लियर, चलिए तो अब इसमें हमें अमाउंट बैठाना है। तो अमाउंट कैसे देंगे ये देखिए। तो एडवांस हमें कितना मिला था? 30,000। तो एडवांस 30,000 मिला था तो एडवांस के सामने 30,000 लिख देंगे। ठीक है, सेल्स कितना का हुआ? तो वो जितना भी गुड्स मांगा था टोटल 50,000, तो 50,000 का सेल्स हुआ। तो क्रेडिट अमाउंट कॉलम में क्रेडिट के सामने 50,000 नोट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रमेश। रमेश से अभी हमें कितना लेना है? तो अगर 50,000 का उसने ऑर्डर दिया था उसमें से 30,000 हमें मिल गया तो कितना लेना है? 20,000। तो यहाँ पे हम 20,000 रमेश के सामने लिख देंगे। क्लियर, तो यही था हमारा 11th नंबर का ट्रांजेक्शन। ठीक है, अच्छा अब हम समझते हैं कि ये सारे टाइप के ट्रांजेक्शन्स मैं आपको क्यों बता रही हूँ। तो ये सारे टाइप्स के ट्रांजेक्शन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका जो चैप्टर है उसमें ये सारा टाइप का ट्रांजेक्शन आने वाला है, और फर्स्ट टाइम क्योंकि आप इसे जर्नल एंट्री को पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है सॉल्व करने में। इसलिए मैंने ये सारे ट्रांजेक्शन्स को, जितने भी टाइप के ट्रांजेक्शन्स आपके आएंगे उन सभी ट्रांजेक्शन्स को मैंने बताने का कोशिश करा है। ओके, तो अब हम 11th टाइप के ट्रांजेक्शन्स को समझ गए हैं। इसका मतलब कि 11 तरह का ट्रांजेक्शन जितना भी हमारे बुक में आएगा इन सभी से रिलेटेड या ये सभी तो हम सॉल्व आसानी से कर लेंगे। अब हम 12th नंबर का ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो 12th नंबर का ट्रांजेक्शन हमारा दिया हुआ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेमू ₹4,990 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 10 रुपीज। इट मीन्स कि अब हम डिस्काउंट के बारे में जानेंगे कि जब डिस्काउंट देते हैं और कैश रिसीव करते हैं तो एंट्री क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा 12 नंबर का है। तो यहाँ पे जो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है वो 2 नहीं बल्कि 3 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। वो 3 अकाउंट क्या है? तो पहला तो कैश है, जो कैश हमें मिल रहा है। किससे मिल रहा है? तो हेमू से मिल रहा है, तो फिर हेमू अकाउंट। उसके बाद डिस्काउंट भी मिल रहा है यहाँ पे, तो डिस्काउंट। अब देखिए कैश रिसीव हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले कैश तो हमारा यहाँ पे रियल का नेचर का है। हेमू कौन सा नेचर का है? तो हेमू पर्सनल नेचर का है। ठीक है, क्योंकि ये किसी पर्सन का नेम है। एंड डिस्काउंट क्या है? तो डिस्काउंट बस नेम है, ये हमारा नॉमिनल का रूल फॉलो करता है। ठीक है, ये नॉमिनल का नेचर का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कैश है, कैश रियल का है। तो रियल का रूल के हिसाब से क्योंकि कैश रिसीव करे तो कैश आ रहा है इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। हेमू से कैश रिसीव कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर का रूल के हिसाब से हेमू जो है हमारा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये गिवर है, ये दे रहा है। डिस्काउंट नॉमिनल है
और क्योंकि हमें कैश लेने हैं, तो कैश लेने हैं और लेने में हम 10 रुपया छोड़ दिए, नहीं लिए, डिस्काउंट दे दिए, तो ये हमारा क्या है, एक्सपेंस या लॉस है। ठीक है, एक्सपेंस या लॉस इसे हम बोल सकते हैं। और नॉमिनल का रूल कहता है कि जितना भी एक्सपेंस या लॉस होता है उसे हमने डेबिट में दिखाने हैं, तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री हमारा होता है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हेमूज अकाउंट। क्लियर? तो यहाँ पे कैश कितना हमें रिसीव हुआ, 4990, तो कैश के सामने 4990। डिस्काउंट कितना दिए, तो 10 रुपीज डिस्काउंट दिया गया है, तो यहाँ पे डिस्काउंट के सामने 10 रुपीज डिस्काउंट। ठीक है, अब हेमू अकाउंट में इसे ऐड करके लिख देंगे क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे 0 0 0 1 5, यहाँ पे 5000। इसका मतलब यह है कि हेमू से 5000 हमें लेना था, लेकिन हमने कितना लिया, 4990, 10 रुपए हमने छोड़ दिया, डिस्काउंट दे दिया। अब इसका नरेशन हम लिख देंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेमू एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, तो ये हमारा 12th नंबर का ट्रांजेक्शन था। अच्छा, तो ये तो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच से था, ट्रेडिशनल रूल से। अब हम थोड़ा इसे मॉडर्न अप्रोच से भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न अप्रोच से समझने में कैश क्या है, तो कैश एसेट्स है, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच में हम एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड इनकम के बारे में ही जान पढ़ते हैं। हेमू क्या है, तो हेमू से हमें लेना है। ठीक है, हेमू से हमें लेना है, इसका मतलब कि हेमू जो है वो डेटर है। क्या है, डेटर, देनदार, देने वाला। डिस्काउंट क्या है, तो डिस्काउंट यहाँ पे क्योंकि हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये एक्सपेंस या लॉस है। ठीक है, अब एसेट्स का रूल कहता है कि जब वो बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं। तो कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश बढ़ रहा है, तो इसे हम डेबिट कर दिए। ठीक है, डेटर का रूल कहता है, तो डेटर भी हमारा क्या है, एसेट्स होते हैं, डेटर्स एसेट्स होते हैं। और यहाँ भी वही रूल फॉलो होगा कि जब एसेट्स बढ़ेगा तो उसे डेबिट करेंगे और घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। तो हेमू के पास डेटा, हेमू हमारा डेटर है, उससे हमें कितना लेना था, 5000। ठीक है, लेकिन उसने 4990 रुपीज हमें दे दिया, तो हमारा डेटर बढ़ा या घटा, घट गया। पहले 5000 हमें लेना था और अब इसमें से हमें 5000 मिल गया। ठीक है, तो अब डेटर, ये वाला डेटर तो हमारा खत्म हो गया, तो ये हमारा डेटर खत्म हो जाने के कारण ये क्रेडिट में होगा। नेक्स्ट है डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी एक्सपेंस, और एक्सपेंस का रूल कहता है बढ़ता है तो डेबिट। तो डिस्काउंट 10 रुपया दे दिए, तो एक्सपेंस बढ़ा है, तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा। बन गया कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हेमूज अकाउंट। ओके, नरेशन आप लिख लेना। ठीक है, तो ये हमारा 12th नंबर का ट्रांजेक्शन था। अब हम 13th नंबर के ट्रांजेक्शन को समझेंगे। तो अब ऐसा तो नहीं है कि कैश बस रिसीव ही करेंगे, कभी ऐसा भी होता है कि कैश पेड करते हैं। तो अब 13th नंबर में हम पेड करने के बारे में ही समझेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है पेड कैश टू डेबिट। तो क्वेश्चन है हमारा, पेड कैश टू डेबिट ₹9,900 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 1000। इसका मतलब ये है कि डेबिट को 9,900 रुपया दिए और इसमें से हमें 1,000 रुपया जो है वो डिस्काउंट मिला है। सॉरी, 100 रुपीज जो है वो हमें डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, बिल्कुल पिछला एग्जाम्पल के जैसा ये भी है। पहला तो है कैश अकाउंट, दूसरा है हमारा डेबिट्स अकाउंट एंड तीसरा है डिस्काउंट। ठीक है, कैश, कैश क्या है, तो रियल है, डेबिट पर्सनल, डिस्काउंट नॉमिनल। ठीक है, रियल का रूल कहता है जब डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जो आता है वो डेबिट और जो जाता है वो क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश पे कर रहे हैं, अब पे करने से जाता है तो इसे हम क्रेडिट कर देंगे। डेबिट पर्सनल है, पर्सनल का रूल के हिसाब से डेबिट को कैश दे रहे हैं तो ये रिसीव कर रहा है, तो ये हमारा डेबिट में हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर के रूल से। डिस्काउंट नॉमिनल है, और यहाँ पे हमें समझना है कि कैश पे कर रहे हैं और हमें डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि अगर मेरे पास 5 रुपया हमको पे करना था तो अब हमको डिस्काउंट मिल गया 1 रुपया, अब हम 4 रुपया पे किए, 1 रुपया जो है वो मेरा बच गया, तो वो हमारा क्या हो जाता है, तो ऐसे में वो हमारा इनकम होता है। और इनकम को हम हमेशा क्रेडिट में दिखाते हैं नॉमिनल का रूल के हिसाब से। ठीक है, तो हमारा एंट्री तैयार होता है कैश क्रेडिट में। ठीक है, डेबिट डेबिट में है तो डेबिट्स अकाउंट डेबिट, उसके बाद टू डिस्काउंट अकाउंट भी है। ठीक है, तो देखिए
डिस्काउंट कितना मिला, 100 रुपीज, 100 रुपीज डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट के सामने क्रेडिट अमाउंट कॉलम में 100 लिख देंगे। कैश कितना पे किए, तो 9900, तो 9900 लिख देंगे। अब दोनों को ऐड करके डेबिट में लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10,000। इसका मतलब ये है कि डेबिट को 10,000 देने थे, लेकिन उसे हमने कितना दिया, 9,900 रुपया दिया, 100 रुपया हमारा बच गया, ये डिस्काउंट है। ठीक है, तो इसका नरेशन हम लिख देंगे, बीइंग कैश पेड टू डेबिट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपीज। ठीक है, तो ये तो था ट्रेडिशनल रूल से, थोड़ा मॉडर्न अप्रोच से भी समझते हैं इसे। कैश हमारा एसेट्स है, ठीक है, डेबिट हमारा कैश हमें देने हैं, और जिसे दिया जाता है वो क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक है, मतलब जिससे उधार रखे हैं उसे हमें देना है, तो वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स लेनदार, ओके, जो हमसे लेंगे। डिस्काउंट इनकम है यहाँ पे। ठीक है, डिस्काउंट ये जरूरी नहीं है कि बस एक्सपेंस ही हो या बस इनकम ही हो। डिस्काउंट जब रिसीव कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है, इनकम है, और जब अलाउ कर रहे हैं तो हमारा वो एक्सपेंस होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारा कैश है, एसेट्स है, और एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेट्स पे कर रहे हैं तो घट रहा है, तो ये हमारा क्रेडिट हो गया। डेबिट क्रेडिटर है, क्रेडिटर है मतलब हमसे लेने वाला है, और इसे हमने पे कर दिया तो ये हमारा कम हो गया। पहले 10,000 का था और अब 9,900 पे कर दिए, तो ये अब हमारा कम हो गया ना क्रेडिटर। तो जब क्रेडिटर जो है वो बढ़ता है तो क्रेडिट में शो करते हैं, और घटता है तो डेबिट में। क्यों, क्योंकि ये लायबिलिटीज होता है। ठीक है, और लायबिलिटीज का रूल कहता है कि जब वो लायबिलिटीज बढ़ रहा है तो उसे क्रेडिट में शो करेंगे, और घट रहा है तो डेबिट में शो करेंगे, और ये घट रहा है इसलिए इसे हम डेबिट में शो करेंगे। डिस्काउंट इनकम है, और इनकम का रूल भी कहता है कि जब बढ़ता है तो क्रेडिट और घटता है तो डेबिट। तो डिस्काउंट हमारा यहाँ पे क्या है, बढ़ रहा है घट रहा है, मतलब सॉरी, इनकम बढ़ रहा है घट रहा है, तो इनकम बढ़ा है क्योंकि 100 रुपये हमारा बच गया है, तो इनकम बढ़ने के कारण ही इसे हम क्रेडिट में शो कर देंगे। ठीक है, तो हमारा अब बन गया डेबिट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। क्लियर? तो अब हम दोनों अप्रोचेस से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख रहे हैं और सीख गए हैं। आपने देखा होगा कि मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच से जब सॉल्व किया तब भी हमारा यही था, और जब मैंने मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व किया तब भी हमारा यही है। आप कोई सा भी एक मेथड यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आपको आउटपुट जो है वो सेम ही मिलने वाला है, जैसे कि मैंने पिछले क्लासेस में भी बताया था। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम 14 नंबर का ट्रांजिशन को समझेंगे। यहाँ पे मैं आपको दोनों अप्रोचेस से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ताकि आपका दोनों अप्रोच जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको ऐसे करके कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कोई एक ही अप्रोच से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो 14 नंबर का जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो कौन सा है, अब देखते हैं हम। तो 14 नंबर जो है वो बहुत इजी है। लिखा है हमारा एक्सपेंसेस मेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। हाँ, तो यहाँ पे है एक्सपेंसेस मेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। तो इसका मतलब ये है कि जब मशीन को लगाया गया था बिजनेस में, तो उस टाइम 1,000 रुपया जो है वो मशीन को लगाने में खर्च हुआ था। लगाने में खर्च हुआ है, ये मशीन को जब परचेस करते हैं ना, उसका जब एंट्री करते हैं तो उसके साथ में ही इसका भी एंट्री कर लिया जाता है। ठीक है, इसका कोई भी अलग से एंट्री नहीं होता। जैसे हम परचेस का एंट्री करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसका भी एंट्री होता है, बस नरेशन में लिख देते हैं एक्सपेंस वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो दो अकाउंट हमारा अफेक्ट हो रहा है वो है एक मशीनरी एंड अनदर इज कैश। ठीक है, मशीनरी हमारा रियल नेचर का है एंड कैश भी हमारा रियल नेचर का है। ठीक है, रियल का नेचर कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसे डेबिट करेंगे और जो जाता है उसे क्रेडिट करेंगे। तो मशीनरी आ रहा है इसे हम डेबिट कर देंगे, कैश जा रहा है इसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमारा एंट्री तैयार होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट 1000 तो 1000 लिख देंगे, 1000। अगर यहाँ पे क्वेश्चन रहता परचेज मशीनरी फॉर कैश 1000 रुपीज, तो हम क्या लिखते? तो वहां पे दो ही अकाउंट अफेक्ट होता, मशीनरी और कैश। मशीनरी आ रहा होता है तो हम उसे डेबिट करेंगे और जो जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग एक्सपेंसेस मेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 1000। ये हमारा नरेशन हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा था ट्रेडिशनल अप्रोच से। थोड़ा मॉडर्न का रूल से भी समझ ले। तो मशीनरी हमारा एसेट्स है और कैश भी एसेट्स है। मशीनरी एसेट्स है, एसेट्स का रूल कहता है बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट।
तो मशीनरी बढ़ रहा है तो इसे हम डेबिट में शो करेंगे। कैश घट रहा है क्योंकि मशीनरी खरीदने में कैश पे किए हैं तो इसे हम क्रेडिट में शो करेंगे। क्लियर? तो ये हमारा 14 नंबर का ट्रांजेक्शन था। अब हम 15 नंबर में क्या है इसे समझते हैं। हाँ, तो 15 नंबर में जो है वो थोड़ा न्यू टॉपिक है, इसे आप ध्यान से समझना। तो 15 नंबर में है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5500। ठीक है, देखिए अब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है हरास। ठीक है, हरास क्या होता है, तो जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उन सभी का कीमत जो है वो टाइम के अनुसार कम होता चला जाता है, और ये जो कम होता है कीमत, इसे ही डेप्रिसिएशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने 2 साल पहले एक फोन परचेस करा था, आपने फोन 10,000 रुपीज में परचेस किया था। ठीक है, तो इस हिसाब से तो आपके फोन की कीमत 10,000 रुपीज है। लेकिन अगर वही फोन को आप अभी प्रेजेंट टाइम में बेचने जा रहे हैं, सेल करने जा रहे हैं, तो क्या आपको 10,000 मिलेगा? नहीं, हो सकता है कि ये फोन अब आपका 4,000 में ही बिक जाए। तो इसमें जो डिफरेंस आया वैल्यू में, 10,000 से सीधे 4,000 हो गया, तो 6,000 कहाँ गया, 6,000 कहाँ गया? तो ये जो 6,000 हमारा था वही डेप्रिसिएशन है, कीमत में कमी आना डेप्रिसिएशन है। ठीक है, और डेप्रिसिएशन क्यों आता है, देखिए आपने 2 साल पहले जब फोन परचेज करा था तो उसका कीमत 10,000 रुपीज था। ठीक है, तो उस समय वो मार्केट वैल्यू था। ठीक है, मार्केट में उसका डिमांड था और उसका मतलब ज्यादा यूज था, वो ज्यादा फेमस था, तो 10,000 रुपीज उसका दाम था। अब 2 साल बाद ये अब उतना फेमस नहीं है, इसका ज्यादा डिमांड भी नहीं है, तो अब आपसे 10,000 में से कौन परचेस करेगा? अगर 10,000 में परचेस करना ही है तो वो दुकान से परचेस कर लेगा, इसलिए वो अब आपको उसका कीमत कम करके बेचना होगा क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो उसे ही हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, जो वैल्यू कम होता है फिक्स्ड एसेट्स पे। अब फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं हमारे, तो फिक्स्ड एसेट्स जितने भी एसेट्स फिक्स हैं, जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, लैंड, हमारा ये फोन हो गया। ठीक है, ये सारे हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो इसमें जो है, अब इसका एंट्री कैसे करेंगे, हमारा क्वेश्चन आएगा। तो देखिए इसमें जो 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहा है वो कौन है, तो पहला आपका डेप्रिसिएशन है और दूसरा बिल्डिंग है। ग्रामर के वर्ड्स को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड अनदर इज बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या है, तो डेप्रिसिएशन ना हम टच कर सकते हैं, ना ये कोई पर्सन है, तो ये क्या है, नॉमिनल है। जो बस नेम रहता है वो क्या होता है, नॉमिनल होता है, तो ये नॉमिनल होगा हमारा। अब है बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है, तो बिल्डिंग रियल है, नॉमिनल है और डेप्रिसिएशन में से कम होता है कीमत, इसका मतलब ये क्या है, एक्सपेंस है और लॉस है। ठीक है, तो हम इसे लॉस मानते हैं। ठीक है, एक्सपेंस या लॉस ही रहता है डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग क्या है, रियल है, और ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, नॉमिनल का रूल है। इसका मतलब कि डेप्रिसिएशन हमारा कहाँ जाने वाला है, डेबिट में। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। क्यों, तो रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कीमत कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ से मशीनरी बिल्डिंग जा नहीं रहा है, बट कीमत कम हो रहा है। और अगर मॉडर्न अप्रोच से देखें तो एसेट्स का वैल्यू जब कम होता है तो उसे हम क्रेडिट में शो करते हैं, तो बिल्डिंग हमारा क्रेडिट में हो जाएगा। क्लियर, अमाउंट हमारा 5,500। नरेशन हम लिख देंगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन बिल्डिंग। ओके, तो ये हमारा 15th नंबर का ट्रांजेक्शन था। अब हम 16 नंबर में क्या है इसे समझते हैं। अच्छा चलिए रुकिए, इसे हम देख लेते हैं थोड़ा मॉडर्न अप्रोच से। तो डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है, और लॉस क्या होता है, तो डेबिट बैलेंस होता है। जब बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। तो लॉस हमारा बढ़ा है डेप्रिसिएशन होने से, तो इसे हम डेबिट में दिखाए हैं। बिल्डिंग एसेट्स है, और एसेट्स का रूल कहता है कि घटता है तो क्रेडिट और बढ़ता है तो डेबिट। तो डेप्रिसिएशन चार्ज होने से बिल्डिंग की कीमत घट गई, इसलिए हम इसे क्रेडिट में दिखाएं। ठीक है, दोनों अप्रोचेस हमारे क्लियर हो रहे हैं, इसे ध्यान से समझना। ठीक है, 16 नंबर में हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो है लॉस। अब हम लॉस को समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा लॉस ऑफ, हाँ तो क्वेश्चन है हमारा लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर 2000। ठीक है, यानी कि गुड्स जो है वो खत्म हो गया है, हानि हो गया है गुड्स का। ठीक है, किससे, फायर लगने से। दुकान है, दुकान में आग लग गया जिसमें से 2000 का माल खत्म हो गया। तो इसमें हमारा क्या है, तो जो 2 अकाउंट यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है वो है हमारा पहला तो लॉस, तो हम इसे लिखेंगे लॉस बाय फायर। ठीक है, रीजन लिखा जाता है, क्या चीज से लॉस हुआ, तो लॉस बाय फायर। और दूसरा जो अकाउंट है वो है गुड्स। ठीक है,
ये गुड्स को हम परचेस करके लाए थे, परचेस्ड गुड्स में से हमारा 2000 का गुड्स खत्म हो गया, तो ये हमारा परचेस अकाउंट होगा। क्लियर? अब देखिए लॉस बाय फायर, ये हमारा नॉमिनल है, गुड्स हमारा रियल है। ठीक है, नॉमिनल का रूल के हिसाब से लॉस जो है वो डेबिट में दिखाते हैं, तो ये हमारा डेबिट होगा। और रियल के रूल के हिसाब से जो जाता है अगर वैल्यू कम होता है तो क्रेडिट में, बढ़ता है तो डेबिट में। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू जो है वो कम हो रहा है, क्यों कम है, मतलब गुड्स जो है वो कम हो रहा है, और कम होने के कारण इसे हम क्रेडिट में दिखाएंगे। तो हमारा क्या है, हमारा जो एंट्री तैयार होगा वो होगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। ओके, अमाउंट है हमारा 2000 लिख देंगे, 2000 लिख देंगे। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर, लिख देते हैं बीइंग गुड्स। क्लियर? तो हम नरेशन लिख दिए बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। तो ये हमारा 16 नंबर का ट्रांजेक्शन था। अब हम 17 नंबर के ट्रांजेक्शन को समझते हैं, उसमें भी हम लॉस को ही समझेंगे। यहाँ पे हम लॉस बाय फायर को समझे, वहां पे कोई दूसरा लॉस होगा, चलिए देखते हैं। हाँ, तो लॉस बस आग लगने से ही नहीं होता है, बहुत तरीके से होता है। अगर चोरी हो जाए तब भी लॉस है। हाँ, तो 17 में अब हम चोरी हो गया तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है हमारा गुड्स स्टोलन अवे। तो हमारा क्वेश्चन है गुड्स स्टोलन अवे बाय एन एम्प्लॉय 500, यानी 500 का जो गुड्स है वो वही एम्प्लॉय, वही का कोई कर्मचारी है बिजनेस का, उसी ने चुरा लिया। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं कि एम्प्लॉय ही चोरी करे, कोई बाहर का व्यक्ति भी चोरी कर सकता है, ऐसा भी आपका क्वेश्चन में आ सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, यही प्रोसेस से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो अकाउंट हमारा अफेक्ट हो रहा है वो कौन है, तो पहला तो लॉस है। क्या लॉस किस रीजन से हो रहा है, हम बताए थे आपको मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जो हमारा बेसिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में आपको बताए थे कि जब लॉस होता है तो उसे हम लॉस का रीजन लिखते हैं, या जब इनकम होता है तो इनकम का रीजन लिखते हैं नॉमिनल में। तो यहाँ पे लॉस बाई क्या चीज से, चोरी हो गया, तो चोरी होने को क्या कहते हैं, थेफ्ट। ठीक है, लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट है एक हमारा, और दूसरा क्या है, गुड्स। अब ये गुड्स क्या, परचेस करा हुआ गुड्स ही ना हमारा लॉस हुआ है, परचेस करके जो गुड्स लाए थे वही गुड्स हमारा लॉस हुआ है, तो यहाँ पे हम परचेस अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट ये नॉमिनल है, सेम वही रूल से बनेगा जो 16 नंबर में जिस रूल से सॉल्व किए। ये परचेस है, ये रियल है। नॉमिनल में लॉस और एक्सपेंस जो है वो डेबिट होता है, तो ये डेबिट हो जाएगा। और रियल का रूल कहता है घट रहा है तो गुड्स हमारा एसेट्स होता है, एसेट्स घट रहा है तो क्रेडिट में दिखाते हैं। ठीक है, एक्सपेंस हमारा क्या होता है, एक्सपेंस और लॉस हमारा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है मॉडर्न अप्रोच में। और डेबिट बैलेंस इसका मतलब कि ये जब बढ़ेगा तो डेबिट में, घटेगा तो क्रेडिट में। तो ये हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है लॉस, तो इसे हम डेबिट में दिखाएंगे। और गुड्स क्या है, कम हो रहा है, कम होने वाले को क्रेडिट, तो इसे हम क्रेडिट में दिखाएंगे। तो हमारा बन गया लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। ठीक है, लिख देंगे हम यहाँ पे अमाउंट 500 है तो 500। ठीक है, नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स स्टॉलन अवे बाय एन एम्प्लॉय। क्लियर, नरेशन हम लिख देंगे नरेशन हमारा हो गया बीइंग गुड्स स्टॉलन अवे बाय एन एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये 17 नंबर का ट्रांजेक्शन था। अब हम 18 नंबर के ट्रांजेक्शन को समझते हैं। चलिए, तो गुड्स का लॉस बस फायर लगने से और चोरी होने से नहीं होता है, कभी ऐसा भी होता है कि रास्ता में जब आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में ही कुछ दुर्घटना के कारण, या फिर हो सकता है चोरी हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, या कुछ भी हो सकता है रीजन गुड्स का खराब होने का या लॉस होने का। तो चलिए देखते हैं हमारा 18 नंबर। तो 18 नंबर में हमारा है लॉस और डैमेज। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि लॉस और डैमेज ऑफ गुड्स इन रेलवे ट्रांसिट, यानी कि रेलवे द्वारा आ रहा है और रेलवे में आने के कारण ही रेल यात्रा के टाइम पे ही गुड्स जो है वो समाप्त हो गया। ठीक है, रेलवे ट्रांजिट मतलब रेल यात्रा के टाइम पे ही आते समय में हमारा गुड्स जो है वो लॉस हो गया। तो यहाँ पे जो दो अकाउंट लॉस इफेक्ट हो रहा है वो कौन कौन सा है, तो सबसे पहला है लॉस इन ट्रांजिट यानी यात्रा के टाइम पे। तो पहला है लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट। और दूसरा क्या है, तो दूसरा हमारा क्या है, तो गुड्स है, क्योंकि परचेज किया हुआ गुड्स ही हमारा वेस्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, लॉस हो रहा है। गुड्स जिसे हम परचेज करेंगे, परचेज किया हुआ गुड्स हमारा खत्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब भी गुड्स लॉस हो, गुड्स का जब भी गुड्स
खत्म हो या लॉस हो तो वो हम परचेस किया हुआ गुड्स ही बेचते हैं, या फिर परचेस किया हुआ गुड्स ही हमारा लॉस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पे भी लॉस है इसका मतलब परचेस किया हुआ गुड्स से ही है, तो वहां पे गुड्स रहेगा तो परचेस ही लिखना है हमें। ठीक है, तो लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट एंड गुड्स, गुड्स तो हमारा रियल है, लॉस इन ट्रांजिट ये क्या है, नॉमिनल है। ठीक है, नॉमिनल का रूल कहता है कि जो भी लॉस हो रहा है उसे डेबिट करेंगे, तो ये हमारा डेबिट हो गया। ठीक है, परचेस गुड्स, गुड्स हमारा कहता है गुड्स रियल है, रियल हमारा ये कम हो रहा है और कम हो रहा है तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारा बन गया एंट्री लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। अमाउंट हम लिख देंगे 10,000, तो 10,000 और 10,000। ठीक है, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स लॉस्ट ऑन रेलवे ट्रांजिट। क्लियर, तो ये हमारा 18 नंबर का था। अब हम 19 नंबर को समझते हैं। चलिए, तो अब देखिए, अगर रेलवे द्वारा रेल यात्रा के समय में हमारा गुड्स लॉस्ट हो गया है और उस टाइम पे अगर हम क्लेम करते हैं रेलवे को कि हमारा गुड्स लॉस हो गया है, रास्ता में लॉस्ट हो गया है, तो हमारा क्या होता है, तो क्लेम करने का एंट्री क्या होता है, अब हम इसे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्लेम, इसका मतलब ये है कि क्लेम किया गया और क्लेम को रिसीव भी कर लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो अकाउंट हमारा अफेक्ट हो रहा है वो कौन कौन सा है, यहाँ पे जो दो अकाउंट हमारा अफेक्ट हो रहा है वो है आपका सबसे पहले जो आपने क्लेम किया है। ठीक है, तो क्लेम रेलवे क्लेम, ठीक, आपने क्लेम किया है तो रेलवे क्लेम अकाउंट। और जो दूसरा है वो क्या है, तो क्लेम क्योंकि हमारा लॉस हुआ है ट्रांजिट में, तो यहाँ पे लॉस इन ट्रांजिट है दूसरा अकाउंट। क्लियर, ठीक है, लॉस इन ट्रांजिट हमारा नॉमिनल है, जैसा कि पिछले एग्जांपल में भी मैंने बताया था। रेलवे क्लेम क्या है, तो रेलवे क्लेम नहीं बल्कि रेलवे को क्लेम किए हैं, और रेलवे क्या है, तो रेलवे एक बिजनेस है ये, और बिजनेस एंटिटी एजम्पशन में हम जाने थे कि बिजनेस एक पर्सन होता है, तो ये पर्सन है। ठीक है, इसलिए इसे हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, क्योंकि क्लेम किसे दिए, रेलवे को, रेलवे। ठीक है, और रेलवे बिजनेस है इसलिए ये पर्सन है और ये पर्सनल अकाउंट में आता है। ठीक है, क्लेम इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये क्लेम कर रहे हैं अभी हम। ठीक, तो देखिए पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो जो क्लेम हम किए हैं, जो क्लेम हमने किया, उस क्लेम को रिसीव कौन किया, रेलवे अथॉरिटी। ठीक है, एडमिट किया यानी क्लेम रिसीव कर लिया हमारा, तो डेबिट द रिसीवर, ये रिसीवर है किसका, रेलवे जो है वो रिसीवर का, क्लेम का रिसीवर है। ठीक है, और लॉस इन ट्रांजिट यहाँ पे क्या है, यहाँ हम इनकम लेंगे। इसे क्यों लेंगे इनकम, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लॉस हुआ था उसके लिए क्लेम किए, तो जो पैसा हमें मिलेगा वो क्या होगा, इनकम ही होगा। तो ये लॉस हमारा, लॉस इन ट्रांजिट यहाँ पे हम इनकम में लेंगे। ठीक है, तो हमारा एंट्री तैयार होता है, रेलवे रिसीवर को डेबिट करते हैं इसीलिए, और इनकम को क्रेडिट करते हैं नॉमिनल के रूल से इसलिए। ठीक है, तो रेलवे क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस इन ट्रांजिट। नरेशन लिख देंगे बीइंग क्लेम मेड एंड एडमिटेड बाय रेलवे अथॉरिटी। क्लियर, तो देखिए ये हो गया हमारा जब हम क्लेम किए। अगर कैश हमारा रिसीव हो जाता तो कैश रिसीव हो जाता, तो कैश रिसीव होता तो हम क्या करते, अगर कैश रिसीव होता तो यहाँ पे दो अकाउंट अफेक्ट होता, पहला तो कैश और दूसरा जिससे मिल रहा है वो है रेलवे अथॉरिटी। तो कैश आ रहा होता है तो इसलिए हम कैश अकाउंट डेबिट में कर देते, और रेलवे अथॉरिटी पर्सन है और जो गिवर होता है उसे क्रेडिट में करते हैं, तो ये हमारा रेलवे अथॉरिटी रेलवे क्लेम अकाउंट क्रेडिट हो जाता। तो हमारा एंट्री बन जाता कैश अकाउंट डेबिट टू रेलवे क्लेम अकाउंट। क्लियर, अब हम जो हमारा 20 नंबर का ट्रांजेक्शन है उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए 20 नंबर में हमारा है गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल, यानी कुछ गुड्स को जो है वो हम फ्री में बांटे हैं, क्यों, ऐड करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए। जैसे कि जो मेडिसिन के फैक्ट्री या कंपनीज होते हैं वो मेडिसिन बनाने के बाद डॉक्टर्स को कुछ फ्री सैंपल्स देते हैं। बुक्स का जो होता है वो कुछ बुक्स को फ्री सैंपल के रूप में टीचर्स को देते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा फ्री सैंपल। फ्री सैंपल से ऐड होता है इसलिए फ्री सैंपल को हम एडवर्टाइजमेंट भी बोलते हैं। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे स्लैश करके दे दिया गया है। ठीक है, तो फ्री सैंपल के रूप में 400 गुड्स को दिया गया, 400 रुपीज का गुड्स को। और चैरिटी मतलब होता है दान देना। ठीक है, तो दान में दिया गया
800 का गुड्स को, ठीक है। तो अब इसका एंट्री कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 2 अकाउंट है, मतलब 2 ट्रांजेक्शन है। कौन सा ट्रांजेक्शन है, पहला ट्रांजेक्शन है गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल, और दूसरा ट्रांजेक्शन है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे, तो पहला में जो है वो हमारा 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, वो क्या है, तो पहला है फ्री सैंपल और दूसरा, पहला है फ्री सैंपल अकाउंट या एडवर्टीजमेंट भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है, स्लैश करके। दूसरा है हमारा क्या क्या दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं, तो गुड्स। अब बताइए, गुड्स हम कभी लिखते हैं क्या गुड्स अकाउंट, नहीं, परचेस करा हुआ गुड्स, ठीक है, परचेस किया हुआ या फिर उत्पादित किया हुआ गुड्स, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, परचेस। सेल नहीं लिखेंगे, सेल किया हुआ गुड्स को हम नहीं बेच सकते, ना ही सेल किया हुआ गुड्स को फ्री सैंपल के रूप में बांट सकते हैं। सेल किया हुआ जो खरीदा है उसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे परचेस अकाउंट हो गया, ठीक है, ये रियल है और ये क्या है, नॉमिनल है। और गुड्स को फ्री सैंपल में दिए या ऐड के लिए दिए तो ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमारा डेबिट में होता है। और परचेस और देने से रियल है, गुड्स जो है वो कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, कम हुआ, कम होने के कारण ही इसे हम क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। क्या हो गया हमारा फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, ठीक है। अब दूसरा है हमारा गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी 800 रुपीज, यानी दान में दे दिए 8000 का गुड्स को, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहा है वो कौन सा है, एक है आपका चैरिटी अकाउंट एंड अनदर इज परचेस, यही वाला परचेस अकाउंट। ये रियल है और चैरिटी दान देने से ये हमारा कम हो रहा है, इसलिए इसे हम क्रेडिट कर देंगे। और चैरिटी क्या है, नॉमिनल है और ऊपर से एक्सपेंस या लॉस में आता है, और एक्सपेंस या लॉस को नॉमिनल में हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में दिखाते हैं, तो ये हमारा डेबिट हो गया, ठीक है। तो ये दोनों एंट्री को एक साथ करना है, कंपाउंड एंट्री करना है, तो इसका एंट्री हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे मैं बना देती हूँ। तो इसका एंट्री हमारा बनने वाला है, तो क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा, क्वेश्चन को मैं इरेज कर देती हूँ। हम यहाँ पे इसका एंट्री करेंगे, ठीक है। तो पहला है हमारा फ्री सैंपल्स, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट, और क्या है डेबिट में, चैरिटी में दिए तो ये भी हमारा डेबिट में होगा, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यहाँ भी क्रेडिट, दोनों हम एक साथ लिख सकते हैं, टू परचेज अकाउंट। इस टाइप की एंट्री को कंपाउंड एंट्री बोला जाता है, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नरेशन बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल एंड चैरिटी, बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स या फिर एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हैं एंड चैरिटी। क्लियर। अमाउंट लिख देंगे, फ्री सैंपल्स में कितने दिए गए थे, तो फ्री सैंपल्स में 400 गुड्स दिए गए थे और चैरिटी में 800, टोटल हमारा हो गया 1200, तो 1200 यहाँ लिख देंगे। क्लियर। तो अब हम 20 टाइप के ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं, तो घर में बैठे बैठे इस लॉकडाउन के टाइम पे बोर नहीं होना है। 1 से 20 टाइप के ट्रांजेक्शन को मैंने आपको बताया, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व कीजिए। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे और भी जो टाइप है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय एंड पढ़ते रहिए।